आपका वो अब उसको ये करना पड़ेगा अगर लेना है तो कौन सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी? वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जी जी जी। वो रिकॉर्डेड लेना है या लाइव करना है? लाइव करना है। हाँ, तो वो आ जाएगा ग्रुप में। 2-3 दिन में आ जाएगा उसका एडवर्टाइज। ओके जी। ओके। हम्म। थैंक यू सर। हम्म। ओके। सर तो फिर मेडिकल वाला ये वाला जैसे हम आज वाला अभी ये करते हैं तो इसके बाद में फिर और इसमें एडवांस भी तो होगा ना? किसका, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का? हाँ जी सर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हाँ, ये तो सिर्फ वर्कशॉप है। नहीं, लाइव नहीं होगा लेकिन। अच्छा, रिकॉर्डेड ही रहेगा वो वैसे? हाँ, रिकॉर्डेड लेना। लाइव सिर्फ एक ही कोर्स होता है, एक हाँ वो एस्ट्रोलॉजी वाला सर, वो तो किया हुआ है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी वाला होता है। ठीक है सर। उसके अलावा बाकी सारे कोर्स, अगर मुझे बीच में कोई ऐसा मूड आ जाए कि चलो अब एक बार वैदिक न्यूमरोलॉजी वैदिक सर न्यूमरोलॉजी की एक बैच लेनी है तो लाइव हो जाएगी। ओके, मतलब कोई भी कोर्स मुझे ऐसा लगा कि चलो अब वैदिक न्यूमरोलॉजी एक बैच लाइव करनी है, या मेडिकल न्यूमरोलॉजी करनी है, या मोबाइल न्यूमरोलॉजी करनी है, तो सर अदरवाइज मेडिकल वाले में जैसे रिकॉर्डेड वाला लेकर लेंगे, लेकिन फिर कुछ डाउट्स वगैरह रहे उसमें तो फिर वो कैसे? सभी 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 कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स आप लो, उसमें डाउट के लिए आपको कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। अच्छा अच्छा, और ठीक है। अगर ऐसा है कि आपको कॉल और मैसेज में भी नहीं, अगर आप ऐसा लगता है कि ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो एक जूम क्लास भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, वही था। ओके सर। सर और हम्म। एक बात पूछनी थी। अभी हम्म। आजकल ना हम लोग यूट्यूब में और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे वो लोग ना अंक कुंडली वो सिखा रहे हैं। दैट मीन्स ये वैदिक वाला ही है क्या वो भी? हाँ, मतलब वही कल हमने वैदिक ग्रिड जो देखा ना, उसे ही अंक हाँ। कुंडली कहते हैं। लेकिन अंक कुंडली में वो लोग बोलते हैं कि उसमें प्रेडिक्शंस और फिर हावरली और डेली वो सब कुछ बहुत कुछ कुछ बोल रहे थे, तो इतना कुछ समझ में नहीं आया वो, इसीलिए मैंने पूछा आपको। हाँ, वो भी है। कुछ कुछ लोगों ने ऐसा, मतलब बहुत डीप में, अगर कुछ लोगों ने वो न्यूमरोलॉजी। इन्वेंशन किया, हो सकता है। ओके, तो हो सकता है। तो आप ऐसी कोई क्लास लेकर आएंगे फ्यूचर में? नहीं, एक्चुअली मेरा फोकस है ना वो, मतलब एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन पे ज्यादा फोकस है, और जी। न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शन से ज्यादा सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस है हमारा। ओके जी। ओके, ओके सो 15 मोस्टली। फरवरी से आपकी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसका हम्म। टाइमिंग क्या होगा? अच्छा, बस कोई भी क्लास हो, 7 बजे की क्लास होगी। मतलब 5? ओके ओके, चलेगा। तो सर मैं, मुझे और एक, हाँ हाँ, क्या क्या? नहीं नहीं, बोलिए, आप बोलिए। कुछ नहीं, कि न्यूमरोलॉजी है वो हम सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी है वो प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं। लेकिन सर, अभी जो कल की मैंने जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप अटेंड की थी ना, अभी मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, इंडिया से बाहर रहती हूँ। तो फिर हम्म। हमारे यहाँ पे तो सिर्फ 7 ही नंबर आते हैं। तो फिर उस नंबर में हम लोग यहाँ का कोड नहीं पकड़ेंगे ना, जो मोबाइल नंबर है? नहीं। तो फिर वो तो 7 ही नंबर हो गए। फिर हाँ, पर 7 नंबर उसमें पे तो। 7 नंबर हो तो भी क्या हुआ ना, मेरा वाला जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है, उसमें तो मेन चीज है ना, पीछे के 2 डिजिट है, उसकी ही इफेक्ट है मेन। तो वो चाहे 7 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, तो भी वो अप्लाई होगा। तो आपको पीछे के 2 डिजिट को ही देखना है। ओके पीछे के ओके 2 डिजिट से क्या इफेक्ट आ रही है, वही देखना है। ओके ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। वैसे वो सर ये अच्छा था जो वर्कशॉप। आपकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है ये हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट होगा ना? हाँ। ओके। मतलब कि आप अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हो, मान लो कि वैदिक हाँ। एस्ट्रोलॉजी लाइव होगा, तो हम्म। उसमें आपको ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो फ्री में मिलेगा। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाला जो पार्ट है ना, वो लाइव नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो अगर लाइव करने जाएंगे तो फिर 20 दिन की जगह 30 दिन की क्लास हो जाएगी। और जो फीस है वो मुझे फिर बढ़ा के 4,000 से बढ़ा के ज्यादा करनी पड़ेगी।
ओके, क्योंकि जो जो भी मैं लाइव क्लास लूंगा उसमें ही मेरी एनर्जी है वो जाएगी, तो उसमें जब एनर्जी जाएगी तो मुझे फीस बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। ओके, वहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन कैसे करना है उस पर फोकस ज्यादा होगा। ओके, तो और किसी इसका भी। अलग से भी होगा सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, अगर खाली कोई मेडिकल ही करना चाहे कि सिर्फ मतलब अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा है कि एस्ट्रोलॉजी में आप बीमारी पकड़ पा रहे हैं, तो वो भी एक अलग कोर्स टाइप ही हो गया है ना? हाँ, यही आज का एजेंडा ये है कि आपको समझ कि प्रिंसिपल क्या है डिसीज को फाइंड करने का, प्रिडिक्शन करने का। ओके, डिसीज को पकड़ने का अ, जो फंडा क्या है वो यहाँ समझाऊंगा आज एक वर्क आज के दिन के क्लास में। और डिटेल में अगर जाना हो तो इसका रिकॉर्डेड कोर्स आप ले सकते हो। एक्चुअली एक्चुअल प्राइस इसका 500 है, लेकिन जो भी आज क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए 350 में मिलेगा, मतलब कि जो अभी लाइव अटेंड कर रहे हो आप लोगों के लिए। ओके, और इसके साथ मेडिकल न्यूमरोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी दोनों अगर साथ में लेते हो तो 600 में ले सकते हो। मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी अवेलेबल है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं अब। ओके, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़े उससे पहले एस्ट्रोलॉजी क्या है वो देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज द प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिक्स्ड स्टार्स, जोडियाक एंड द प्लैनेट्स। ओके, जो नक्षत्र है, जोडियाक है और प्लैनेट है, उसकी पोजीशन को देखकर प्रेडिक्शन करना वही एस्ट्रोलॉजी है। ओके, हालांकि ये प्रेडिक मेन मतलब एस्ट्रोलॉजी का जो मेन काम है वो प्रेडिक्शन है, लेकिन प्रेडिक्शन से भी अगर अच्छा मतलब अच्छा कोई काम है तो वो है कि हम हमारी लाइफ लाइफ को कैसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो भी हम एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं। बट जो भी लोग जो लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर होंगे उन वो प्रेडिक्शन पे ही ध्यान देंगे कि कब होगा। ओके, इनसिक्योर है अगर कब होगा, अगर इस तरह से है तो वो गलत बात है, मतलब कि इतनी भी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए हमारी। ओके, कब होगा कब, बट कैसे होगा अगर वो उस पे ज्यादा फोकस करते हो तो वो अच्छी बात है। बट कब होगा मतलब हम बहुत इनसिक्योर है। तो हमें इनसिक्योर नहीं बनना है, बट हमें सॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, कि हम हमारी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, द ओरिजिनल पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी वाज टू इन्फॉर्म द पैटर्न ऑफ लाइफ, मतलब हमारी लाइफ की पैटर्न क्या होगी। ओके, वो जानना है किस तरह से प्लैनेट की पोजीशन से। ओके, एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ, मतलब हमारे बर्थ के टाइम जो प्लैनेट की जो पोजीशन है उसको देखकर जानना है कि पर्सन की लाइफ की पैटर्न कैसी होगी। अब ये सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है न्यू कर्मा वर्सेस पास्ट कर्मा। ओके, तो न्यू कर्मा है उसे न्यू कर्मा भी दो तरह के होते हैं। प्रेजेंट कर्मा मतलब कि अभी जो हम कर रहे हैं वो, और फ्यूचर में जो करने वाले हैं वो, फॉर्थ कमिंग। और पास्ट कर्मा भी दो तरह के होते हैं, स्टोर्ड कर्मा और मैच्योर्ड कर्मा। अभी स्टोर्ड कर्मा और मैच्योर कर्मा में क्या डिफरेंस है। स्टोर्ड कर्मा मतलब आज तक हमने जितने भी कर्मा किए हैं वो सारे स्टोर्ड कर्मा कहलाते हैं। और मैच्योर्ड कर्मा मतलब ऐसे कर्मा, ये मैच्योर्ड कर्मा है वो स्टोर्ड कर्मा का ही थोड़ा भाग है। ओके, जिस जो मैच्योर हो गए हैं मतलब कि जिसको हमें भुगतना है। ओके,
समझ में आ रहा है स्टोर कर्मा और मैच्योर्ड कर्मा के डिफरेंस है। मान लो कि ऑलवेज हमारा कर्मा है वो 100% ही होगा, स्टोर कर्मा है वो 100% है, तो उसमें से 20% कर्मा ऐसे है कि जिसको हमें इस जन्म में भुगतना है। तो उस वो 20% कर्मा है वो क्या है, उसे मैच्योर्ड कर्मा कहेंगे। मैच्योर्ड कर्मा मतलब ऐसे कर्मा की जिसका फल हमें भुगतने का टाइम आ गया है इस जन्म में। ओके, समझ में आएगा? जी जी सर। ओके, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो कर्मा कर रहे हैं वो न्यू कर्मा है, या फिर हमारे साथ जो भी हो रहा है वो पास्ट कर्मा की वजह से हो रहा है। ओके, कैसे पता चलेगा न्यू कर्मा? न्यू कर्मा मतलब क्या है? यहाँ पे फ्री, फ्री विल यूज कर सकते हैं हम। हाँ फ्री विल। और पास्ट कर्मा मतलब यहाँ पे इवेंट्स हमारे हाथ में नहीं होते, हो डेस्टिनी। जाता है। डेस्टिनी, ओके। डेस्टिनी। तो कैसे पता चलेगा कि डेस्टिनी की जो भी हमारे साथ हो रहा है वो फ्री विल है हमारी या डेस्टिनी है हमारी, कैसे पता लगेगा? डेस्टिनी जो है वो हम हमारा चॉइस नहीं होता है, वो अपने पे आ जाता है वो टाइम। हम्म जैसे कोई जानबूझ के तो एक्सीडेंट करने जाता नहीं है, तो उसका होना होता है तो हो जाता है वो। हम्म। और फ्री विल वो है कि तुम्हारे पास में एक चॉइस होता है कुछ करने का, जाके किसी को संभालने का, बचाने का। तो वो आप हम्म एक्सरसाइज करते हो उसको, उसको फ्री विल बोलते हैं, जो हमारे हाथ में है कंट्रोल करने का। आपका बॉडी वेट है, आपके हाथ में है कंट्रोल करने का, वेट बढ़ाना कम करना। इससे बहुत सारे लिमिटेड चॉइसेस होते हैं ऑफ कोर्स फ्री विल में भी, कि जो ओके। आप एक्सरसाइज कर पाते हो। बहुत सारे इवेंट्स तो हाथ में नहीं होते। जैसे हम्म एग्जाम के लिए पढ़ाई करना आपके हाथ में है, तो आप कोशिश कर सकते हो, वो फ्री विल है। हम्म मगर अभी एग्जामिनर जो है उधर टेस्ट कर अपना चेकिंग कर रहा है, वो अगर हम्म खराब मूड में है तो आपको 10 मार्क कम भी दे सकता है। वो आपका डेस्टिनी हो गया वो, कि हम्म डिस्पाइट आपका प्रिपरेशन के भी आपको मार्क्स कभी कभी खराब मिल जाते हैं। हम्म। तो ओके। इवेंट्स जो कंट्रोल में है हमारे, हम जो जिसको चेंज कर सकते हैं थोड़े बहुत, वो हम्म फ्री विल में आते हैं। और जो कंट्रोल में नहीं है हमारे, जो अचानक हो जाते हैं, वो डेस्टिनी का पार्ट होता है, वो फलित कर्मा हो जाते हैं वो। हाँ, ओके। तो मतलब कि बट यहाँ फ्री विल मतलब ये जैसे कि फ्री विल जो हमारे कंट्रोल में है, ओके। और डेस्टिनी मतलब हमारे अगले कर्मा के फल फल है, तो वो हमारे करेक्ट। कंट्रोल में नहीं है। हालांकि मतलब वो टाइम अगर हमने उस तरह के कर्मा नहीं, वो टाइम पे हमारे कंट्रोल में था लेकिन अब हो गया है। मतलब कि पास्ट के कर्मा को चेंज नहीं कर सकते हम, इसलिए कंट्रोल में नहीं है हमारा। ओके, तो ये चीज है कि अगर, तो आपको इस तरह से पता लगेगा कि कोई भी चीज अगर आप वॉल्यूंटरी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो वो आपकी फ्री विल है, लेकिन कोई चीज है जो आपको नहीं करना है तो भी करनी पड़ रही है, तो वो आपकी डेस्टिनी है। ओके, कभी कभी आपको ऐसी जॉब करनी पड़ती है ना जो आपको पसंद नहीं है तो भी करनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली वो आपकी डेस्टिनी है। आपने कुछ ऐसे कर्मा किए होंगे कि आपको अब ऐसी जॉब करनी पड़ रही है जो आपको पसंद नहीं है। ओके, क्योंकि आप अपने कार्मिक डेब्ट को पूरा कर रहे हो। ओके, बट ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी ऑलवेज बुरी ही होती है। कभी कभी आपके साथ कुछ अच्छा भी होता है ना जो आपके कंट्रोल के बाहर है, आपकी चॉइस के बाहर है, तो भी आपके साथ कुछ अच्छा होता है। ओके, तो वो भी डेस्टिनी है। ओके, तो ऐसा नहीं समझना है कि डेस्टिनी मतलब पास्ट कर्मा के रिजल्ट है वो ऑलवेज बैड ही होंगे, अच्छे भी हो सकते हैं। ओके, इसलिए डेस्टिनी का मतलब कभी भी ऐसा मत सोचना कि डेस्टिनी मतलब बुरी चीज है। डेस्टिनी मतलब अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। ओके, आंसर, द आंसर इज क्वाइट सिंपल, व्हेन यू डू समथिंग आउट ऑफ चॉइस यू आर क्रिएटिंग न्यू कर्मा। ओके, एंड व्हेन यू आर फोर्स टू डू समथिंग यू आर सिंपली रीपेइंग योर कार्मिक डेब्ट, मतलब कि डेस्टिनी। अब देखते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी वेयर स्टडी ऑफ डिसीज इज
डन विथ द हेल्प ऑफ कुंडली ऑफ नेटिव, मतलब के हॉरोस्कोप को देखकर पर्सन की कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ कुंडली की जगह हॉरोस्कोप कर देता हूँ। अभी इसमें छोटे हैं तो भी दिख रहा है ना। अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, अब आयुर्वेदा में एक कंसेप्ट है वात पित्त और कफ का। ओके, वात पित्त कफ का एक कंसेप्ट है कि वात से ये डिसीज होता है, पीता से ये डिसीज, वात की वजह से ये कुछ डिसीज होते हैं, पित्त की वजह से कुछ डिसीज होते हैं, और कफ की वजह से डिसीज होते हैं। तो यहाँ यहाँ जो प्लैनेट है ना उसकी एक क्वालिटी होती है। सैटर्न, राहु और मर्क्यूरी की क्वालिटी है, वात की क्वालिटी है। ओके, वात रिलेटेड, इसलिए वात रिलेटेड डिसीज है वो इस प्लैनेट की वजह से होते हैं। ओके, सैटर्न, राहु और मर्क्यूरी की वजह से। पित्त रिलेटेड डिसीज है वो सन, मार्स एंड केतु की वजह से, क्योंकि पिता और कफ रिलेटेड डिसीज है वो मून, वीनस एंड जुपिटर की वजह से होते हैं। तो कफ, कफ से रिलेटेड, कफ मतलब क्या, कफ का एक सिंपल मतलब कहते हो हम, एक सबसे बड़ा डिसीज एग्जांपल क्या है डिसीज का, खुद कफ, कफ हो जाना। ओके, कफ हो जाना वही कफ का डिसीज है। पीत की वजह से क्या होता है, एसिडिटी, एसिडिटी। ओके, और एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस। हाँ, और वातक की वजह से कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो सिंपल मतलब ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। कफ से कोल्ड हो जाता है हमें, पीत से एसिडिटी, और वाता से कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो सबसे ज्यादा डिसीज जो होते हैं ना वो वात की वजह से होते हैं। वाता जब इम्बेलेंस होता है तो मोर देन 80 डिसीज होते हैं वाता से, पीता से मोर देन 40, और कफ से मोर देन 20। ओके, मतलब कि सबसे, इससे 80, यहाँ 40 और 20, हाफ हाफ होते जाते हैं। इसीलिए जब बूढ़े होते हैं तब ज्यादा डिसीज होते हैं। उसका रीजन क्यों, क्योंकि जब बूढ़े होते हैं तब सैटर्न ज्यादा एक्टिव होता है। मिडल एज में सन ज्यादा एक्टिव होता है हमारी कुंडली में, और जब हम छोटे होते हैं तब मून ज्यादा एक्टिव होता है। ओके, समझ रहे हो। सर आर्थराइट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो वात की वजह से ही होती है। हाँ, वात की वजह से होती है। सर जैसे कोई एक्सीडेंट होता है दैट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, नो? हाँ, तो डेस्टिनी में आएगा। हाँ, पर वो दैट विल जानबूझकर, बिकम, अब अगर हमने जानबूझकर एक्सीडेंट किया तो वो फ्री विल में भी आ सकता है। हाँ हाँ हाँ, अदरवाइज इट विल कम इन डेस्टिनी। हाँ। ओके, राइट सर, मान राइट सर। मान लो कि कोई बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइविंग करता है, उस मतलब एक लिमिट से बाहर करता है, तो वो फ्री विल में ही आएगा। वहां ड्राइविंग हम ऐसा नहीं बोल प्रोटोकॉल सकते फॉलो कि नहीं करता सर। डेस्टिनी की वजह से हुआ। राइट सर। ओके, अभी कुंडली, कुंडली क्या होता है वो मालूम है किसी को? कुंडली में 12 घर होते हैं, वो सब चीजें मालूम है किसी को? कि हमें दिखाना पड़ेगा? दिखाइए सर। सर वैसे तो पता दिखाइए है सर। पर दिखा दीजिए सर। इसमें कोई,
कोई भी एक भी पीपीटी नहीं है, क्या करेगा? ओके, ये कुंडली हमें सिर्फ कुंडली कैसे बनाना है वो अभी जरूरी नहीं है आपके लिए। कुंडली बनाना है तो भी मैं बता देता हूँ कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर पे जाना है। ओके, सॉफ्टवेयर पे या वेबसाइट पे जाओगे तो भी यहाँ आपको आपका नाम नाम डालना है, बर्थ डेट डालनी है, बर्थ टाइम डालना है। इतना ऑप्शन आएगा उतना, और उसके बाद आपकी कुंडली बन जाएगी। ओके, और बर्थ प्लेस डालना है। तो इस तरह से ये कुंडली है। ये चार्ट मेन है, लग्न चार्ट है हम्म, ये लग्न। और याद रखना कि ये जो एनी लिखा है ना, एनी हम्म, केतु एनी एनी नेपचून लिखा है। नेपचून। केतु हाँ, नेपच्यून का। तो ऑलवेज याद रखना कि हमेशा पहला घर है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ 8 लिखा है लेकिन वो पहला घर है। यस सर। ओके, और हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो यहाँ ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा घर, ये सातवां घर, ये आठवां घर, ये नौवां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर और ये 12वां घर। समझ में आया? यस सर। अभी ये 8 9 10 11 12 ये सब लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि एक नंबर के घर में 8 नंबर की राशि है। तो आपको सीक्वेंस, इसके लिए आपको सीक्वेंस वाइज हर राशि को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि एक नंबर पे एरीज है, दूसरे नंबर पे टॉरस है, तीसरे पे जेमिनी, फोर्थ नंबर पे कैंसर, फिफ्थ पे लियो, सिक्स पे वर्गो, सेवन पे लिब्रा, एट पे स्कॉर्पियो। मतलब कि यहाँ पहले घर में स्कॉर्पियो है। समझ में आया? यस। दूसरे घर में सेजिटेरियस है, तीसरे घर में कैप्रिकॉन है, चौथे घर में एक्वेरियस है, पांचवें घर में पाइसिस है, और छठे घर में एरीज है, सातवें घर में टॉरस है, आठवें घर में जेमिनी है, नौवें घर में कैंसर है, 10वें घर में लियो है, 11वें घर में वर्गो है, और 8वें घर में लिब्रा है। आए बात समझ में? यस सर। तो इस तरह से ये 12 घर इस तरह से होते हैं। ओके, अबे हमें यहाँ इसमें आगे बढ़े उससे पहले अब और देख लेते हैं। अब देखते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट ये है कि फिजिकल बॉडी, हमारा फिजिकल बॉडी है ना, वो मंगल ग्रह पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह वीक है तो आपका फिजिकल बॉडी भी वीक होगा। और मंगल के साथ कुंडली में मंगल के साथ कुंडली में ये पहला घर भी देखना है कि पहला घर है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, मतलब अभी कैसे डिसाइड होगा कि पहले घर स्ट्रांग है कि नहीं? तो पहले घर में कोई बुरा प्लैनेट नहीं होना चाहिए, इस पे कोई बुरे प्लैनेट की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये सर सर एक क्वेश्चन पूछूं। हाँ यदि ये एरीज लग्न की कुंडली हो और उसका जैसे लॉर्ड मार्स है और वो 8th हाउस में बैठा हो तो उसको हम स्ट्रांग मानेंगे या वीक मानेंगे? हाँ, वीक मानेंगे। वीक मानेंगे, यानी हाँ, स्कॉर्पियो में वीक हो जाएगा वो 8th हाउस में। नहीं वो कोई भी उसका भी तो प्लैनेट, लॉर्ड हो गया, लॉर्ड तो कोई भी इसका स्कॉर्पियो का भी हो गया, तो मतलब कैसे नहीं, उसको वीक मानेंगे या स्ट्रांग मानेंगे? वीक वीक मानेंगे क्योंकि कोई भी प्लैनेट 6 8 12 में जाके वीक हो जाता है। ओके, ओके, थैंक यू सर। इसलिए। पर ऐसे लोगों को पहले घर का स्वामी 8वें घर में है तो एस्ट्रोलॉजी अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 8वां घर क्या है, अकल्ट का है। हाँ सर, वही तो, इंटरेस्ट तो बहुत है। ओके, और मेरी भी यही पोजीशन है, पहले घर का स्वामी 8वें घर में है।
ओके। ओके। लेकिन स्ट्रगल बहुत होती है, स्ट्रगल बहुत होती है। स्ट्रगल तो सर लाइफ पूरी स्ट्रगल में ही जाएगी, अभी तक भी है आगे भी जाएगी, वो तो हाँ एक्सेप्ट कर लिया है, अभी एक्सेप्ट एंड एडजस्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर रही हूँ। हाँ। ओके, इसलिए और ऊपर से देखो, मेरा तो पहले घर का स्वामी 8वें घर में गया तो वीक हो गया, और ऊपर से मंगल भी मेरा वीक है। ओके, तो मतलब मेरा फिजिकल बॉडी बहुत, ये मुझे समझ में आ गया। अब मुझे अपने अपने फिजिकल बॉडी का बहुत ध्यान रखना है। ओके, तो हमें एस्ट्रोलॉजी से ये चीज हमें सीखना है कि अब हमें एस्ट्रोलॉजी, हमारी कुंडली से हमें जो भी जानने को मिल रहा है, या मतलब न्यूमरोलॉजी से भी हमें जो भी जानने को मिल रहा है, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। मान लो कि अभी ये चीज मुझे मालूम, मुझे भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती होती तो मुझे ये मालूम नहीं हम्म। होता। सर ओके। आपका भी एरीज है लग्न? लियो। ओके। लियो और उसका सूर्य जो है वो पाइसिस में है, 8वें घर में। हम्म। ओके, तो मतलब कि फिजिकल बॉडी के लिए आपका मंगल अच्छा होना चाहिए, और पहला घर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है सप्टल बॉडी। सप्टल बॉडी मतलब हमारा इमोशनल बॉडी। तो उसके लिए, या उसको हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। वो फिजिकल बॉडी मतलब क्या, स्थूल, स्थूल शरीर कहते हैं जिसको। सप्टल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर। ओके, तो उसके लिए मून अच्छा होना चाहिए, और चौथा घर अच्छा होना चाहिए। मून अच्छा, मून स्ट्रांग होना चाहिए, और चौथा घर अच्छा होना चाहिए। मतलब इसीलिए कहते हैं ना, मून अगर वीक है तो आदमी है वो इमोशनली वीक होगा। ओके, उसके बाद है कॉजल बॉडी। तो कॉजल बॉडी मतलब यहाँ से क्या चीजें है वो होती है, मैनेज होती है। तो कॉजल बॉडी मतलब आदमी, पर्सन का इंटेंशन कैसा है, इंटेंशन। तो उसके लिए सूर्य ग्रह अच्छा होना चाहिए, और 5वां और 9वां घर अच्छा होना चाहिए। ओके, समझ में आए? बस यही एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सिंपल फंडा यही है। ओके, मतलब कि हम मंगल, सबसे मंगल, मून, सन अच्छा होना चाहिए। चलो सन तो अच्छा नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि इंटेंशन से इतना कोई हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मार्स और मून स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, अदरवाइज हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। बट अगर ये कब काम आएगा, हमारा सन और 5th एंड 9th हाउस वाला, अगर ये अच्छा होगा ना तो रिकवरी जल्दी से आ जाएगी। मान लो कि मार्स अच्छा नहीं है तो आदमी बीमार पड़ेगा बार बार। लेकिन सन अच्छा है, और मतलब ये कॉजल बॉडी किसी भी तरह से स्ट्रांग है, तो आदमी है वो रिकवर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये रिकवरी के लिए जरूरी है कॉजल बॉडी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो आपको रिकवरी आ जाएगी जल्दी। Sir, does it mean that if the sun is strong, uh, person will recover very quickly from the disease or from the accident? हाँ नहीं, सन सन अकेला नहीं, 5th एंड 9th हाउस भी अच्छे होने चाहिए। मतलब कि तीनों में से हाँ। कम से कम दो चीजें अच्छी होनी चाहिए। मतलब सन और 5th हाउस है, या 5th हाउस एंड 9th हाउस है, Okay. या फिर सन एंड 9th हाउस है, इस तरह से। Oh, right, sir, right. ओके, तो ये कुंडली में अब दिखाता हूँ। अब कुंडली में देख कि पहले घर का स्वामी 6, 8, 12 में नहीं जाना चाहिए। ओके, पहला घर क्या है, हमारा फिजिकल बॉडी है। तो कोई याद रखना कि कोई भी घर का स्वामी अगर 6, 8, 12 में जाता है, तो अगर 6 में जाएगा तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 8 और 12वें में जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। 6 में तो थोड़ा मतलब उसकी कहते हैं ना हम के कंसंट्रेशन उतना ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें से बाहर। सिर्फ वो इतना बुरा हाउस नहीं है, छठा। लेकिन 8वां और 12वां है, 8वां और 12वां उसमें जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। 8वें में जाएगा तो 8वें में क्या है कि 8वां है वो तो दलदल है। तो दलदल कैसा होता है कि जितना ज्यादा ट्राई करेंगे, इतना उतना डूबता जाएगा आदमी। और 12वां है, 12वां मतलब ये फिजिकली, 12वां घर मतलब लॉस होना। ओके, तो यहाँ डूबते जाना
और यहाँ तो लॉस ही हो जाना, इसलिए 8वां और 12, और यहाँ क्या है कि आपको सिर्फ आपको एक कंपटीशन मिलेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बस इतना ही है। ओके, लड़ना पड़ेगा, वही है। छठे घर क्या है, लड़ने का है। 8वां घर क्या है कि आप अ, वो दलदल है तो बहुत ज्यादा ट्राई नहीं कर सकते आप। ओके, अदरवाइज आप और अंदर डूबते जाओगे। इसलिए ये पहले घर में अगर नेपच्यून रहेगा तो क्या होता है? पहले घर में नेपच्यून है तो ऐसे, नेपच्यून है ना, नेपच्यून हीलिंग का प्लेनेट है, तो ऐसे लोग हीलर होते हैं। ओके, ऑकल्ट ऑकल्ट में उनका इंटरेस्ट होता है क्या? हाँ, नेपच्यून, और नेपच्यून को अकल्ट में भी इंटरेस्ट होता है। नेपच्यून मतलब हम केतु, केतु जैसा होता है, और यूरेनस मतलब राहु जैसा है। हाँ जी, मगर केतु की तरह अलग से लिखते हैं ना, 8 नंबर देते हैं केतु को ना। हाँ, मतलब नेपच्यून 7 बोलते हैं और केतु 8 बोलते हैं ना इसमें। नहीं, केतु और नेपच्यून दोनों को 7 नंबर दिया गया है, और राहु और यूरेनस को 4 नंबर दिया गया है। केतु और नेपच्यून दोनों भी 8 है क्या? 7 नंबर है क्या? हाँ, 7। ओके, ओके, तो अब देखते हैं कि पहले घर से कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, हर घर से कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं। द अबव मोस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ओके, फर्स्ट हाउस से हेड, माइंड, हेयर, ब्रेन, स्किन टेक्स द फॉल इन द फर्स्ट हाउस। ऑल्सो द फिजिकल एबिलिटी, जनरल हेल्थ are governed by first house of astrology. Moreover, it also indicate the native's physical stature, vitality and vigor. मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है वो पहला घर ही है। बाकी के सारे हाउस है वो बहुत अच्छे हो, लेकिन पहला घर अगर अच्छा नहीं है तो क्या है कि आदमी की हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो मतलब कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, बंगला है, लेकिन कुछ काम का नहीं है अगर पहला घर अच्छा नहीं है तो। सेकंड हाउस मतलब our face, right eye, teeth, tongue, nose, voice, nails, state fall under the second house. ओके, तो अगर मतलब कि यहाँ के सारे डिसीज है वो सेकंड हाउस, अगर सेकंड हाउस बिगड़ा हुआ है तो ये सारे पार्ट के डिसीज हो सकते हैं आपको। थर्ड हाउस में आएगा नेक, थ्रोट, कॉलर बोन, हैंड, ब्रीथिंग, बॉडी ग्रोथ। ओके, ऑल दिस थिंग्स एंड इम्यूनिटी, ये सब थर्ड हाउस में आएगा। फोर्थ हाउस में चेस्ट, हार्ट, लंग्स, ब्लड प्रेशर, ब्रेस्ट, ये सब फोर्थ हाउस में आएगा। फिफ्थ हाउस में अपर एब्डोमेन, हार्ट, गॉल ब्लेडर, विटालिटी, इंटेस्टाइन, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, स्पर्म एंड वॉर्म। ओके, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो फिफ्थ हाउस की वजह से होते हैं। और फिफ्थ हाउस अच्छा होगा तो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ देखा ना, कॉजल बॉडी में आता है तो रिकवरी जल्दी आएगी। फिफ्थ हाउस अगर अच्छा है, अगर नहीं होगा फिफ्थ हाउस तो रिकवरी आने में देर लगेगी। सिक्स हाउस में डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, यूटेरस, एनस, ये सब सिक्स हाउस में आएगा। और सिक्स हाउस है वो हाउस ऑफ सिकनेस का है, एस्ट्रोलॉजी में बीमारी का हाउस है। सेवंथ हाउस, लेकिन ये सिक्स हाउस की बीमारी है ना, वो कैसी बीमारी है कि उसमें से आप रिकवर हो जाओगे। लेकिन आठवें घर में जो बीमारी है वो बीमारी से आसानी से आप रिकवर नहीं हो पाओगे। मतलब कि आठवें घर के जो डिसीज है वो क्रॉनिक है, क्रॉनिक, और ये है एक्यूट है, मतलब आप उसमें से रिकवर हो जाओगे। इसीलिए आप देखना कि यहाँ कोई किसी मैडम ने जो कहा था कि पहले घर का स्वामी आठवें घर में है, तो आपको भी ऐसे डिसीज हो सकते हैं कि वो जल्दी से आप उसमें से रिकवर नहीं हो पाओगे, तो ध्यान हम्म, रखना। जी। ये और सिक्स्थ लॉन्जिविटी भी हाउस में दर्शाता राहु, है ना? सर सिक्स्थ हाउस में राहु सिक्स हाउस में राहु होता है तो अच्छा होता है। अच्छे है ना, तो निकाल देगा ना डिसीज से बाहर। और केतु है तो सर? केतु है, केतु भी अच्छा है। छठे घर में 3, 6 एंड 11, ये तीनों घर में बुरे प्लैनेट अच्छे हैं, मतलब कि राहु, केतु, शनि, हम्म। मंगल। हाँ। ओके, लोन देता है क्या सर? वो लोन वगैरह बढ़ाता है? हाँ, उस केस में नहीं अच्छा है। ओके, अदरवाइज वो डेप्ट बढ़ाएगा। बट क्या होगा कि आपको लड़ने लड़ने देगा, लड़ने में हेल्प करेगा वो, क्योंकि छठा घर क्या है, लड़ने लड़ने का घर है। तो लड़ सके ऐसे प्लैनेट होने चाहिए, सॉफ्ट प्लैनेट नहीं होने चाहिए।
मून है, वीनस है, ऐसे। एक टाइम पे सन भी अच्छा है क्योंकि वो भी लड़ने वाला प्लेनेट है। सर है 6 ना? की बात करें ना आप, 6 की बात कर रहे हो कि 8 हाँ, की बात सिक्स, कर रहे हो? 3 और 6 ओके ओके। दोनों दोनों लड़ने के अच्छा हाउस, अच्छा। 3 और 6। हाँ ओके ओके। सर केतु को कैसा कंसिडर करेंगे 8th में और 6th में? 8 में अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है। 6 में तो नॉर्मल गिनेंगे। नहीं, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं ना, किसकी तरफ से? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब वो सक्षम है इतना इस चीज पे, हाँ मेडिकली फाइट हाँ कर सकता है इंसान डिजीज हाँ, से? कर सकता है। ओके सर। फिर 7th हाउस में यूटेरस, ओवेरीज, स्पर्म, प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके, ये सब 7th हाउस में आता है। सेक्सुअल डिसीज है वो 7th हाउस की वजह से होता है, जैसे इम्पोर्टेंसी, ड्रॉपसी, फीवर, डिसीज ऑफ ग्लैंड्स, गोनेरिया, गोइटर, गाउट, सिस्ट, यूरेथर डिसीज, हर्निया, जर्नल डिसेबिलिटी आर आल्सो कोज्ड बाय 7th हाउस। 8th हाउस में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लॉन्ग इलनेस, ओके, मतलब कि जो आसानी से जिसमें रिकवर ना हो सको, एक्सीडेंट, सेक्स रिलेटेड इश्यू। एक्सीडेंट तो सर हो चुके हैं 2 बड़े बड़े। हाँ, और 8th हाउस मार्स है ना, से, मार्स बैठा है तो एक्सीडेंट तो हो चुके हैं 2। हाँ, 8th हाउस से आयु भी देखी जाती है। ओके, हम्म। मतलब 8th हाउस अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज मतलब 8th हाउस अच्छा होगा तो क्रॉनिक डिसीज भी नहीं होगी और आयु भी अच्छी होगी। सर 8th हाउस को अच्छा मतलब कंसीडर कब करेंगे, जब लाइक अगर कोई वैसे क्रूर प्लैनेट्स उसमें बैठे हैं तो फिर वो दिक्कत ही देगा ना। उसमें कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो, और उसका जो स्वामी है वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, तो हम 6 8th हाउस को अच्छा मानेंगे। अगर जैसे मार्स का कोई राशि बैठी हो तो फिर उसको कैसे कंसीडर करेंगे? मार्स की राशि, पोजीशन देखेंगे। राशि, अगर कोई हाँ। प्लैनेट नहीं बैठा है, सिर्फ राशि ही है। हाँ, 8वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठा है, ऐसा हुआ ना। हाँ सर, मतलब 1 नंबर राशि है मान लीजिए वहां पे, हम्म। प्लैनेट कोई नहीं है, तो उसको फिर मतलब फिर हम मार्स की नहीं, कंडीशन देखेंगे इस केस हाँ, में। मंगल की कंडीशन देखेंगे। ओके। ओके। सर 8th हाउस में सैटर्न बैठता है, शनि बैठते हैं, तो उस टाइम पर भी तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो तो एज को लॉन्जेविटी का हो गया, तो वो तो बहुत अच्छे में कंसिडर किया जाता है ना शायद। हाँ, शनि अच्छा है 8 9 8वें घर में। ओके। सर 5th हाउस में सैटर्न हो लियो राशि में तो वो डिसीज के लिए मतलब कैसे उसमें रिकवरी हो जाएगा हाँ, रिकवर कि करने स्लो में होगा? प्रॉब्लम आएगी, रिकवर करने में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी है ना, वही कि तो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो रिकवरी में काफी टाइम ले रहा है। हाँ। सैटर्न है लियो में। ओके। 9th हाउस से देखा जाता है हिप्स, थाइस, नर्व्स एंड आर्टरीज। 10th हाउस से देखा जाता है नीज, जॉइंट्स, teeth. However, it usually contain disease like stomach pain, blindness, wounds, joint pain, bone fracture. 11th हाउस से देखा जाता है calves, left ear, left arm, buttocks. और 12th हाउस से देखा जाता है लेफ्ट आई, इंसोम्निया, वीक बॉडी। ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। बैलेंस ऑफ माइंड, डिसेबिलिटी, फूड, डेथ, फिजिकल प्लेजर एंड सोरो। However, the 12th house in the astrology chart is the house of hospitalization और जेल का, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज प्रॉब्लम, ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। ओके। अब जोडियाक एंड बॉडी पार्ट, मतलब कि ये जोडियाक के स्वामी अगर अच्छी कंडीशन में ना हो तो ये उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब एरीज का स्वामी कौन है? मंगल है। अगर मंगल वीक है तो ये यहाँ ये रिलेटेड जो ऑर्गन है, जो बॉडी पार्ट है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। एरिस से कनेक्टेड बॉडी पार्ट है हेड, ब्रेन, माइंड। टॉरस से फेस, टंग, टीथ, आईज, वॉइस, लिप्स। जेमिनी से नेक, थ्रोट, ईयर, शोल्डर्स, हैंड्स। कैंसर से लंग्स, ब्रेस्ट, चेस्ट एंड रिब्स। लियो से हार्ट, वॉर्म, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लेडर। वर्गो से इंटेस्टाइन एंड नर्वस सिस्टम। लिब्रा से किडनी, स्किन, ब्लैडर, लंबर रीजन। स्कॉर्पियो से एनएस, प्राइवेट ऑर्गन, पाइल्स है और प्राइवेट डिसीज।
सेजिटेरियस से हिप्स, थाई, नर्व्स एंड आर्टरी, कैप्रिकॉर्न से नीज, जॉइंट्स, टीथ एंड स्पाइनल कॉर्ड, एक्वेरियस से लेग्स, एंकल, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एंड पाइसिस से फीट, पॉज एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ओके सर एक ब्रीफली आप बता दोगे कि कौन से घर का कौन सा स्वामी होता है? एरिस का मंगल होता है। आप लिख दो, या मैं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। नहीं सर, मतलब फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन होता है ऐसे, मतलब नहीं नहीं, एरी? वो फर्स्ट हाउस का तो डिपेंड करेगा। क्या मान लो कि यहाँ फर्स्ट हाउस में 8 नंबर की राशि है, तो यहाँ पहले घर का स्वामी मंगल बनेगा, या दूसरे घर का स्वामी जुपिटर बनेगा। मतलब वो फिक्स नहीं होता है। अच्छा। फिक्स क्या होता है, ये फिक्स होता है कि ये आपकी ये राशि का स्वामी कौन है, वो फिक्स होता है। यहाँ तो पहले घर में कोई भी राशि आ सकती है, इसीलिए हर घर का स्वामी फिक्स नहीं होता है। तो वो डिसाइड कैसे होता है कि कौन से घर में कौन सा स्वामी बैठेगा आके? वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन से आता है या अपने को अपन भी खुद भी कर सकते हैं उसको? नहीं, वो हम सॉफ्टवेयर से होता है। ओके। सॉफ्टवेयर में डालोगे ना तो ये हो जाएगा। ओके, तो मान लो कि पहले घर में इनका 6 नंबर आ गया, तो पहले घर का स्वामी मर्क्यूरी बन जाएगा। आई बात समझ में? ओके। सर फर्स्ट पहले अगर आई एम Aquarius अगर is in the first house, then Saturn when moves from the Aquarius will go to Pisces. सैटर्न आपका पाइसिस में है। नहीं, मैं एक्वेरियस हूँ, और इस वक्त तो अपने घर में ही है ना सैटर्न जो है, दैट इज इन माई राशि ओनली, दैट इज इन नंबर 1। लेकिन हाँ उसके बाद अगर इसके बाद जाएगा पाइसिस में, तो पाइसिस इज 12th हाउस। हाँ हाँ। और इज इट और या फिर मेरा 2 नंबर गिना जाएगा? नहीं देखो, आपकी कुंडली में, हाँ वो तो आप गोचर की बात कर रहे हो। गोचर में तो आपका अभी पहले घर में है। पर हाँ, जब, गोचर गोचर में पहले घर में हूँ, ठीक है। हाँ पहले पर पाइसिस में जब आएगा, मतलब उसका है कि आपके गोचर में वो दूसरे घर में चला गया, ऐसा। हाँ, दूसरे घर में चला जाएगा, तो हाँ उस वक्त तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सैटर्न से? नहीं, वो दूसरे घर रिलेटेड हो सकती है ना, दूसरे घर, क्योंकि सैटर्न जहाँ जो भी घर में जाएगा वो घर से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। तो दूसरे घर हाँ, उस घर के प्रॉब्लम पर देगा, लेकिन जो पहले हाँ, पहले यस सर। अच्छा, पहले घर से अच्छा है कि दूसरे घर में हो? पहले घर में होगा तो हमारा खुद का फिजिकल बॉडी पे अटैक करेगा। तो उससे अच्छा ये जी है कि हाँ, दूसरे घर में हो, तो कम होगा फिर प्रॉब्लम। कम होगा ना? हाँ। ओके ओके, ठीक है, ठीक। ओके। ओके अभी सर, थैंक यू। राशियां भी है ना, राशियां भी हर राशि के एलिमेंट होते हैं। जैसे एरीज, लियो और सेजिटेरियस राशि है ना, वो फायर एलिमेंट की होती है। तो फायर एलिमेंट वालों राशि है ना, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। उसके बाद है अर्थ एलिमेंट वाली राशियां, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो उनकी इम्यूनिटी तो नॉर्मल होती है, लेकिन टॉलरेंस पावर ज्यादा होता है। कहते हैं ना कि धरती धरती में सहन शक्ति ज्यादा होती है। आई बात समझ में? उसके बाद है एयर एलिमेंट। तो उसका मिक्स होता है एयर एलिमेंट में जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। और लास्ट में वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। तो वाटर एलिमेंट का क्या, पानी के पास सहन शक्ति है लेकिन इम्यूनिटी कम है। ओके, इसलिए पानी है वो जल्दी से मतलब अ, पानी में आप देखो, थोड़ा सा भी अगर अ, वो गिरेगा ना, कुछ भी गिर जाएगा तो आप वहां में गंदा लगेगा, ये तो गंदा पानी है। ओके, वो 100% हमें प्योर होना चाहिए ना पानी। ओके, अब लास्ट पार्ट ये देख लेते हैं, नेचर ऑफ जोडियाक। और फिर जोडियाक के एक नेचर भी होता है कि मूवेबल, फिक्स एंड ड्यूअल। मतलब मूवेबल मतलब क्या, कि ऐसे जोडियाक है कि जो मूव करते रहते हैं। तो ऐसे जोडियाक है एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न।
तो इसमें जो डिसीज होते हैं वो कैसे होते हैं, मूवेबल है तो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, ओके, सीजनल डिसीज होते हैं। फिक्स्ड डिसीज मतलब क्या कि एक जगह पे रुक जाना, ओके, फिक्स हो जाना। उसमें वो जोडियाक है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। तो ऐसे ऐसे जोडियाक की वजह से जो डिसीज होते हैं ना वो लंबे टाइम तक चलते हैं, बॉडी पार्ट में फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद है ड्यूअल। ड्यूअल राशियां है वो जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसिस। तो ये राशियां कैसी है कि लाइफ में जब जरूरत पड़े तब मूव मूव भी करते हैं, और जब जरूरत पड़े तब फिक्स बैठ भी जाते हैं। ओके, तो इसमें जो डिसीज होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, सडनली आते हैं, सडनली चले जाते हैं, अप डाउन इन डिसीज। ओके, इसी वजह डायग्नाइज भी नहीं होता है, कम एंड गो टाइप डिसीज। क्योंकि मान लो कि डिसीज था, पर जब डायग्नाइज करने गए तब वो डिसीज नहीं था, तो ऑब्वियसली रिपोर्ट में नहीं आएगा। फिर से जब रिपोर्ट करवाने गए तब नहीं था, पर फिर से जब घर आए तो फिर से डिसीज आ गया बॉडी में। ओके, तो ऐसा होता है। ओके, तो हमारा जो एजेंडा था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, जो आपको समझाने का, वो यही तक था। ओके, बाकी का जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी को और डीप में इसमें जाना है तो इसका रिकॉर्डिंग ले सकते हैं नोट्स के साथ। ओके, अदरवाइज आज के क्लास में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के टोटल 10 क्लास मिलेंगे, रिकॉर्डिंग 10 क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, मतलब 10 आवर का रिकॉर्डिंग मिलेगा, हर क्लास 1 आवर की होगी। ओके, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में आपके हिसाब से प्रेडिक्टिव ज्यादा कौन सा है, शार्प कौन सा है? एस्ट्रोलॉजी। मैंने जो चार्ट अपना खुद का निकाला है मैंने, उसमें हम्म, बहुत सारे मतलब बहुत शार्पनेस नहीं है, मतलब बहुत प्रिसिशन नहीं है, बहुत ही एम्बिग्यूअस है, या तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड लगता है कभी कभी, बहुत सारी चीजें बताते हैं और बहुत सारे कम फिट होते हैं। whereas न्यूमरोलॉजी का अगर देखा जाए तो सब कुछ फिट होता है बराबर से। तो ऐसा हो सकता है ना कि आपका टाइमिंग है वो थोड़ा आगे पीछे हो गया हो, इसी वजह से। तो एस्ट्रोलॉजी में ये एक प्रॉब्लम है कि अगर परफेक्ट टाइमिंग नहीं होगा तो कुंडली आपकी सही नहीं बनेगी। और न्यूमरोलॉजी में ये फायदा है कि सिर्फ उसमें तो सिर्फ डीओ भी लेनी होती है, उसमें टाइमिंग की जरूरत नहीं होती है। हम तो अगर कुछ मिनटों से भी टाइमिंग का हिसाब से भी फर्क पड़ सकता है। हाँ, अगर 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट से भी अगर थोड़ा फर्क 2 मिनट से ज्यादा हो गया डिफरेंस तो भी। वो उतना तो प्रिसिशन से मेरे ख्याल से कोई भी देखता नहीं होगा फिर तो, इतना टाइमिंग। नहीं और नहीं, हम बात कर रहे हैं कि 20 साल पहले 30 साल पहले की बातें कर रहे हैं, जो लोगों की अगर प्रेडिक्शन करनी है 50 साल पहले की, तो वहां पे कहाँ पे देखते रहेंगे? नर्स बाहर आते आते वो उतना टाइमिंग बताने तक 4 मिनट 5 मिनट ऐसे निकल जाते होंगे। नहीं नहीं नहीं, वो पर उसमें मेथड भी आती है, उसको टाइम करेक्शन भी कर सकते हो। ओके। हम्म तो अगर ऐसा होता है कि मतलब उस तरह से अगर लगता है कि टाइमिंग सही नहीं है तो वो करेक्ट, बस टाइम करेक्शन करने की मेथड भी आती है एस्ट्रोलॉजी में, वो भी आप कर सकते हैं। ओके, हम्म। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से मेरे को काफी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है करने के बाद में प्रेडिक्शंस, बट न्यूमरोलॉजी से परफेक्शंस ज्यादा है। डिसीज की भी कंडीशंस जो है वो न्यूमरोलॉजी से ज्यादा परफेक्ट कंडीशंस आते हैं। हम्म। नहीं, वो उसमें ऐसा है कि अब किसी को न्यूमरोलॉजी ऐसा, न्यूमरोलॉजी पे हाथ बैठ गया तो न्यूमरोलॉजी ही और एस्ट्रोलॉजी पे हाथ हाथ बैठ गया तो एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि मैंने सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी सीखा और बाद में न्यूमरोलॉजी सीखा, तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी ज्यादा अच्छा है। ओके, शायद मैंने पहले न्यूमरोलॉजी सीखा होता और बाद में एस्ट्रोलॉजी सीखा होता, तो ऐसा होता कि न्यूमरोलॉजी मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता एस्ट्रोलॉजी से। ये सर मैंने लोशु पहले सीखा मैंने, मगर लोशु मेरे को उसके बाद में वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखा, तो मगर उसके सामने मेरे को लोशु बहुत ही एकदम लो लेवल का लगा मेरे को। मगर हम्म वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत ही सुपीरियर लगा प्रेडिक्शंस के लिए, प्रेडिक्शंस ऑफ डिसीजेस के लिए, फ्यूचर हम्म इवेंट्स के लिए। लोशु में सब कुछ नहीं है वो सब।
मगर नहीं, वही वो मेरे तो को कंविक्शन जो है वो वो तो भाई एस्ट्रोलॉजी डिफॉल्ट में ही है नहीं है। कि लोसु और वैदिक में, चाहे कोई भी वैदिक पहले सीखे या लोसु पहले सीखे, सब वैदिक को ही अच्छा कहेंगे। सही है। हम्म। ओके, तो किसी को कुछ पूछना नहीं है? और ममता जी, सुषमा जी? नहीं सर। सर ये इसमें स्किन डिसीज को कहाँ देखेंगे, जहाँ स्किन डिसीज होता है किसी को, कौन से हाउस से रिलेट करेंगे? स्किन डिसीज आप कहेंगे 8वें घर से। 8वें घर से स्किन डिसीज, ओके। हम्म। और सर यहाँ पे कोई मतलब प्लैनेट्स का कंजंक्शन भी मायने रखेगा स्किन डिसीज देखने के लिए? जैसे राहु है तो उसके साथ कोई प्लैनेट आया जिसका कंजंक्शन है, या फिर एस्पेक्ट हो, तो वो भी इम्पेक्ट दिखाएगा स्किन डिसीज पे, या फिर सिर्फ हाउस ही इम्पेक्ट करेगा? एस्पेक्ट एस्पेक्ट भी देखेंगे, हाँ वो सब देखेंगे। सभी देखना पड़ेगा ना? हम्म। हम्म। जी, ओके, थैंक यू सर। जैसे कि शनि या राहु की दृष्टि अगर मून पे पड़ गई तो इमोशनल हम्म। डिसीज हो सकते हैं। जैसे सर मैंने देखा है राहु के साथ मरकरी, उसका जब युति है तो उनको स्किन डिसीज हुआ है। तो अगर वो टाइम पीरियड उनका आता है जैसे दशा महादशा में, तो ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ तो हाँ, तो ये सही है सर, जो मैंने हाँ, सही है मतलब सही है नोटिस किया? सही है। सही है। थैंक यू सर। हम्म। सर केतु पर- से भी आई गेस स्किन डिजीज होती है, हाँ क्योंकि मैंने ऐसा पर्सनली फील किया है सर कि केतु की एडी मेरी अंतर्दशा चल रही थी, तो उस टाइम पे मेरे को पिंपल्स वगैरह का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो हाँ, होता है केतु से, यस। होता है। नर्वस डिसऑर्डर्स भी होते हैं ना उसमें, हम्म। कॉन्स्टिपेशन, नर्वस डिसऑर्डर्स। हाँ। सर एक बारी वो आपने लास्ट में बताया था ना, फिक्स राशि, ड्यूल राशि और मूवेबल हाँ, राशि के बारे में एक हाँ बार फिर जी, से वो एक बताएंगे? बार दिखा दीजिए ना, स्लाइड भी दिखा दीजिए वो वाली। दिख रहा है? यस सर। यस बड़ा करूँ क्या, चलेगा? सर, चलेगा, विजिबल है। नहीं, ये तो ये फिक्स राशि वाला क्या? फिक्स राशि वाला चाहिए। ये रहा। ये राशि के नेचर भी ऐसे ही होंगे, ये राशि वाले है ना, घूमना ही ज्यादा, मतलब एक एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा कोई काम होगा जिसमें हर रोज एक जगह पे बैठ के काम करना हो, ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। सर एक जैसा काम भी नहीं कर सकते। हाँ। सर तो ये राशि हम सनसाइन वाली ले रहे हैं, कौन सी वाली ले रहे हैं सर? क्या? ये जो राशि ले रहे हैं हम यहाँ पे, हम्म। ये सनसाइन वाली ले रहे हैं या मतलब लग्न वाली? नहीं, वो लेनी है हमें, पहले घर में जो आएगी वो एसेंडेंट। अच्छा, ऐसा नहीं, लग्न वाली। हम्म। मेरी तो दोनों फिक्स में तो मतलब सनसाइन एंड असेंडेंट सेम ही आ रही है, सेम ही फिक्स राशि में ही है। हम्म। सर मून राशि नहीं लेंगे क्या इसमें? नहीं, एसेंडेंट पहले लेंगे और फिर मून लेंगे। तो उससे दोनों डिफरेंस आ रहा हो तो? मतलब मेरा एसेंडेंट तो वर्गो है और फिर वैसे कैंसर। राशि हम्म। वाइज कैंसर है ना आपका, हाँ। तो फिर फर्क होगा ना। तो इस तरह से तो लेना पड़ता है उसमें, देखो इसलिए ऐसे एस्ट्रोलॉजी तो का फिर सीखना पड़ेगा। दोनों डिफरेंस है, तो देखो हम पहले घर से तो जो फिजिकल डिसीज है वो देखेंगे ना, और मून से जो आ रहा है वो इमोशनल डिसीज देखेंगे। Okay. ठीक। मतलब जो फिजिक, अगर आपको देख लो असेंडेंट मान लो मूवेबल आ रहे हैं, तो जो फिजिकल डिसीज है वो मूवेबल टाइप होंगे, और मून वाला है वो मान लो फिक्स है, तो आपको जो मेरे इमोशनल डिसीज है वो फिक्स फिक्स टाइप के होंगे। मेरे मूवेबल में आ रहे हैं दोनों, एरीज एंड कैंसर। हम्म। तो शॉर्ट पीरियड डिसीज, सीजनल डिसीज। हाँ, पर वो देखो वो तो आपका पहले घर का स्वामी 8वें घर में है ना, तो वो क्रॉनिक होगा। हम्म।
लेकिन सर उसमें एक बेनिफिट है कि वहां पे जुपिटर का एस्पेक्ट है तो वो बचा लेता है सर। हाँ 4th हाउस में जुपिटर है तो उससे कृपा दृष्टि मिल जाती है। हाँ, तो वो हाँ, अच्छा जैसे है। एक्सीडेंट से ही बच गई मैं तो बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए तो वो जुपिटर की वजह से सेफ हूँ। हाँ, वो ऊपर से पहले घर का स्वामी 8वें घर में, वो भी हाँ एक तरह का वही है ना, बोन है, क्योंकि पहले घर का स्वामी हाँ हाँ, वो सबसे स्ट्रांग होता है हमारी कुंडली में। स्ट्रांग होते हैं, हाँ वही तो तो वो सर है, बीमार तो करेगा ही। हाँ। देखिए, पहले घर का स्वामी 8वें घर में जाएगा तो क्या होगा कि पूरी जिंदगी हमारी बीमारी के साथ। डिस्टर्ब नहीं, कष्ट बीमारी के साथ नहीं रहेंगे। सर, स्ट्रगल है, स्ट्रगल कष्ट है, स्ट्रगल है मतलब बाकी है। और कहने का मतलब, और दूसरा बीमारी एक बात है कि स्ट्रांग माइंडसेट देता है ताकि वो बीमारियों से बाहर आते हैं, होती भी है तो उसमें बीमार निकल आते हैं। बीमारी लड़ने में चली जाएगी। हाँ पहले घर वही का स्वामी स्ट्रांग जहाँ माइंडसेट बैठा के होगा साथ ना, है। वही करने में मोस्टली जिंदगी जाएगी। मान लो कि पहले घर का स्वामी 6ठे घर हाँ में, तो डेब्ट पूरे करने में ही चली जाएगी पूरी जिंदगी। हाँ, नहीं तो सर इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में आ गई ना, पूरी जिंदगी इसमें निकाल दूंगी अभी। हाँ, और पहले घर का स्वामी अगर 10वें घर में हो तो कैरियर बहुत अच्छी होगी, लेकिन कैरियर में ही उसकी जिंदगी चली जाएगी। हाँ तो सर अभी मैं एस्ट्रोलॉजी में बिता दूंगी जिंदगी। हाँ, ओके। सर इस मेरे पहले घर में लियो है हम्म और मेरी राशि आती है मीन, तो मतलब असेंडेंट मेरा लियो हो गया। ओके। तो 6th 8th एंड 12th में, तो फिर 6 में तो कोई भी नहीं है। 6ठे घर 12th में 8th में चंद्र है और 12th में शनि मंगल, 12th में शनि मंगल। तो मैं एस्ट्रोलॉजी सीख पाऊंगी और कर पाऊंगी। आपका एक स्क्रीनशॉट भेज दो ना कुंडली का, मुझे पर्सनल में देख लेते हैं। ओके। ओके ओके जी, ओके। ओके, चलो तो आज के क्लास को यहाँ पूरा कर, यहाँ से क्लोज करते, और किसी को और कुछ ऐसा लगे थैंक यू सो तो। मच सर। हाँ, थैंक यू। ये थैंक यू सो स्ट्रोक्स मच किस सर। हाउस से देखते हैं? क्या बोल रहे हैं? हेलो, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स किस हाउस से देखा जाता है? और चौथे घर से। 4th हाउस। हाँ, ओके। और प्लैनेट वाइज अगर देखे, हार्ट अटैक का रीजन है सन, वीक सन। विक्सन। ओके। ओके, थैंक यू। हाँ तो सर जब भी सन की एडी एमडी जो भी रहेगी उस टाइम पर चांसेस आर देयर ना। हाँ, वीक वीक होगा तो हो सकता है। और साथ में लाइक पर्टिकुलर कौन सा एडी, लाइक महादशा अंतरदशा में? सर जैसे मान लीजिए सन मतलब मून भी कौन इसके सा? लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? अगर चौथा घर का स्वामी वीक है, या चौथे घर में जो प्लेनेट बैठा है वो बहुत वीक है, तो उसकी दशा में भी हो सकता है। तो ये चौथा घर वाइज अगर देखे तो हार्ट है ना, घर वाइज, सॉरी, घर वाइज देखे तो चौथा घर है, लेकिन प्लेनेट वाइज देखे तो सूर्य है, इसलिए। ओके। साथ में सैटर्न हो, सन एंड सैटर्न, वही ना। कौन से घर में? तो चांसेस क्या है? नहीं, ओ, रैंडमली पूछ रहा हूँ मैं, स्ट्रोक्स मतलब के लिए। मतलब कौन से घर में है? नहीं वो वैसे पूछ रहे हैं दीपक जी कौन से घर में बैठे हैं। रुकिए 1 मिनट। और सर घर में किसी भी बैठे हो आस्पेक्ट से भी उसमें असर आएगा अगर दृष्टि पड़ रही हो। हम्म ये था 8वां अगर है, हम्म और महादशा सूर्य का ही चल रहा है, और आपका सैटर्न बैठा है सेकंड हाउस। सूर्य कौन से घर में है? 8वें 8वें घर में। कौन सी शनि राशि में? क्या बोले? कौन सी राशि में? वर्ग, पहला 6 नंबर घर। राशि। हम्म हाँ, तो बट हो सकता है।
शनि की दृष्टि भी पड़ रही है ना सर, 7वीं हाँ, दृष्टि। हो तो सकता है 8वें घर में ऑलरेडी सूर्य वीक है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। और अगर मान लो कि नेटिव की उम्र भी 50 से ज्यादा है, ठीक है, तो हो सकता है, ध्यान रखना चाहिए। सर डिग्रीज भी तो मैटर करती है ना, क्या? कितनी डिग्री कितनी डिग्री पर है। नहीं, डिग्री तो उसका उतना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है। सर वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या क्या कंसिडर करना ज़्यादा अच्छा है? मतलब मैं तो सिर्फ फिलहाल जो है महादशा कंसिडर करता हूँ, पर्सनल ईयर कंसिडर करता हूँ प्रेडिक्शंस के लिए। तो ये अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तो ऑफकोर्स डिटेल में अगर करंट इवेंट देखना है तो जाता हूँ। ये गोचर, डेली दशा और ये अंतरदशा, इसका कितना रिलेवेंस है? इतना बहुत क्लोजली देखना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं तो मतलब ऊपर ऊपर से देखना होता है कि मतलब कि अभी अगले 3 महीने के लिए या पर्टिकुलर ये 3 महीने के पीरियड के लिए क्या होने वाला है, तो उसके लिए आप महादशा, प्रत्यंतर। अंतर्दशा, पर्सनल ईयर और ओके रनिंग एज से जो भी नंबर आ रहा है ना वो देखो। ओके। ओके। प्रत्येक दशा सर में ये अंतरदशा जो है वो कैसे देखा जाता है, कैलकुलेशन उसका? उसका कैलकुलेट। महादशा का तो पता है, बहुत क्लियर है। अंतरदशा जो है वो महादशा के अंदर ही आती है ना वो दशा? तो हाँ। और एस्ट्रोलॉजी के लिए टाइम फ्रेम अलग है, न्यूमरोलॉजी के लिए टाइम फ्रेम अलग है ना? क्या टेम्पररी? नहीं टाइम नहीं, फ्रेम, एस्ट्रोलॉजी हाँ। एस्ट्रोलॉजी के लिए जो राहु की दशा है वो हम्म। महादशा बोल रहा हूँ मैं, वो 18 साल की होती है कुछ। और न्यूमरोलॉजी में अपन तो बोलते हैं 4 इयर्स ना। हाँ, तो वैसे ही न्यूमरोलॉजी अंतरदशा जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें फिर? उसका एक टेबल आता है, वो मैं आपको भेजूंगा। हाँ जी, वो जरा भेजिए ना सर प्लीज। हाँ। ओके। सर। सर आप ग्रुप में भेज दीजिए ना वो, तो हम भी देख लेंगे। हाँ। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे किसी का पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो कैसे जानेंगे, लाइक किस वजह से ये हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली। शनि अगर वीक हो, मतलब शनि अगर शनि का बुरा प्रभाव हो। अगर उसकी शनि की कोई दशा नहीं चल रही है अभी, ना एडी पीडी एमडी कुछ नहीं है, तो फिर भी सैटर्न वीक होगा इसलिए वो पैसा निकल नहीं पा रहा होगा। हाँ, अब मतलब कि हमारी एस्ट्रोलॉजी की ये सबसे बड़े लिमिटेशन भी ये है कि हमने पिछले 10 साल तक जो भी कर्मा किए, पिछले 10 साल तक या ये जिंदगी में जो भी कर्मा किए, उसके अब रिजल्ट भी तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन वो हम हमारी कुंडली से नहीं देख सकते ना। सर उसके भी अभी मिल रहे हैं और पास्ट लाइफ के भी अभी मिल रहे हैं, सब अभी भुगतेंगे क्या? हाँ, ऐसे थोड़ी होता है सर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये लाइफ की जो कर्मा है उसके रिजल्ट हमें अगली लाइफ में ही मिलेंगे। सर आपने अगले में किसी को मिलना चाहिए। आपने किसी को तमाचा मारा तो उसने भी मारा, तो ये टाइम पे ही मिल गया ना। मतलब कुछ कर्मा भी ऐसे भी होते हैं कि इसका फल हमें इसी जन्म में या अभी के अभी भी मिल जाता है। सर तो अभी तो अच्छे ही कर रहे हैं ना, पिछली लाइफ में बुरे करे होंगे ना। हम्म, तो अभी अब तो अब उसी का टमाटर फल मिल रहा होगा। टमाटर लगाओगे तो उसकी खेती जो है वो 3 महीने में हो जाती है। आम लगाओगे तो 20 साल लगते हैं। तो हर एक का ये फलित होने का टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इसका कोई बहुत बार हम सलूशन है, क्या कर सकते हैं इस हमें प्रॉब्लम? नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे ही कर्म कर रहे एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सर ये मनी वाला मैटर सॉल्व बहुत करने का सही कुछ बोला है? सर। आज शनि की रेमेडी करिए। शनि की रेमेडी करनी पड़ेगी। सर ओके। उससे मिल जाएगा डेप्थ हाँ, वाला और कैसा? पर्सनली पर्सनली बात करते हुए देखते हैं कि मतलब क्या है पूरा इंसिडेंस, वो राइट सर। पिक्चर क्या है, अच्छा, वो देख के मैं बताऊंगा कि किस उसमें, और भी बताऊंगा कि क्या रीजन हो सकता है यहाँ। ठीक है सर। और वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ। ओके सर। ओके। सब आपको एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का भेज दीजिए, मुझे पहले ये एस्ट्रोलॉजी सीखना क्लास ही स्टार्ट पड़ेगा। होगी 15 फरवरी के आसपास से।
हाँ कब होगी सर? लाइव कब शुरू होगी सर? 15 फरवरी के आसपास से। सर 15 लाइव फरवरी। क्लासेस। हाँ, लाइव क्लास। ओके 1 आवर की। हाँ, 1 आवर की होगी। टोटल 20 अराउंड क्लास होंगे, मतलब ऐसा फिक्स नहीं कि 20 ही होगी, बट मुझे ऐसा लगा कि 1-2 क्लास ज्यादा लेनी है तो ज्यादा लूंगा, बट उससे कम नहीं हाँ होगी। 20 होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, 2-3। ओके। ओके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की ना सर? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, नहीं नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। उसमें आपको वैदिक ये, एस्ट्रोलॉजी। हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का रिकॉर्डिंग फ्री में मिलेगा अगर वो आप ज्वाइन करते हो तो। सर, ठीक तो है, फिर ठीक ये है, अगर राइट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर हम करते हैं तो फिर ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो हमें इजीली समझ में आ जाएगी। हाँ, नहीं, वो उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा ना आपको, ऐसा तो है नहीं कि आपको हाँ हाँ, वही तो। बट वो तो उसके भी साथ अगर आप उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तो भी आप अपनी तरह से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के सारे कंसेप्ट समझ जाओगे। ओके ओके। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चलो तो सर वो फिर अंतरदशा वाला चार्ट भेज दीजिए ना सर, ग्रुप में हाँ, जाके। भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बाय। ओके, किसी को कुछ बहुत अर्जेंट कोई मतलब कुछ है तो फोन करके पूछ सकते हो। ओके। थैंक यू, थैंक यू। सर मैं अपनी थैंक यू सर, कुंडली थैंक भेजती यू। हूँ। ओके। ओके जी, शुक्रिया, बाय। ओके सर।